देखिए कोई भी पार्टी अपनी आइडियालॉजी छोड़कर आगे बढ़ती है तो उससे तरक्की में रुकावट आए, इसीलिए कहीं ना कहीं इंट्रोस्पेक्ट कांग्रेस पार्टी को करना पड़ेगा कि क्यों कांग्रेस एक इतनी अच्छी आइडियालॉजी रखकर लोग सारे दुनिया में इसकी आइडियालॉजी को तस्लीम किए हैं, तो आज क्यों आइडियालॉजी में कहाँ ना कहीं कांग्रेस पार्टी को आज इंट्रोस्पेक्ट की ज़रूरत है, दूसरा कुछ ज़रूरत नहीं, इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए। और जो भी हर इंसान हो, पार्टी हो, समाज हो, इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए कि अगर कहीं गलतियां हुए तो क्यों हुए हैं, इसका तदारुक ढूंढना चाहिए। ये तो वो हो रहा है। तो राहुल गांधी ने जो नारा लगाया, नफ़रत के बाज़ार में मोहब्बत की दुकान, और खुलकर उन्होंने नफ़रत और जो फ़िरक़ावारियत है उसकी मुखालिफत की अपनी यात्रा में हो, अपने खिताबात में हो, देखिए तो क्या तब्दीली के आसार नज़र आ रहे हैं? देखिए आसार तब्दीली मुल्कों में आई है, समाज में तब्दीली आई है। राहुल गांधी की जो आवाज़ है, जो मैसेज लेकर वो चल रहे हैं, मैं समझता हूँ कि मेरी ज़िंदगी में आज तक कोई जयप्रकाश के बाद कोई एक ऐसा लीडर नहीं हुआ जो सारे मुल्क साउथ एंड नॉर्थ, वेस्ट एंड ईस्ट में जाकर अपना मैसेज, मोहब्बत का पैगाम लेकर जाने वाला कौन, मतलब बताइए इन 50-60 सालों में किसने इतना बड़ा कदम उठाकर मेहनत से चल कर फिर आए? कहीं एक मिसाल है? तो अल्लाह उसे कामयाबी देना ज़रूरी है, देगा। अक़लियतों की बेशुमार शिकायत के बावजूद अक़लियतों के पास वाहिद रास्ता कांग्रेस रह गया है, तो कांग्रेस इसे मजबूरी समझ रही है या ऐसे ही छोड़ दिया गया है कि जहाँ भी जाएंगे वो आएंगे, ये समझकर फरामोश करने की रिवायत है? देखिए, ये जो बार बार हम कहते हैं कि हम अक़लियतों को छोड़ दिए, कांग्रेस छोड़ दी है, ये नारा लगाना छोड़ दें, हम छोड़ दें, शिकायत ले जाना हम छोड़ दें। मैं जैसा कहा कि शिकायत करने वाले मत बनो, आपकी शिकायत लेकर जाने वाले उसकी कमज़ोर होता है। हक हासिल करने का तरीका क्या होगा? हक हासिल करने का आप जो कर रहे हैं, आइन में आपको हक दिया है, आइन का सहारा लो, हुकूमतों का नहीं, आइन का सहारा लो, लड़ो, जंग लड़ो। कितने लोग मुसलमान बताइए, इतने आप कहते हैं कि हम नाइंसाफ़ी है में, कितने हम PIL डाले हैं, कितने मुसलमान PIL डाले हैं कि हमारे जो शिकायत हैं उसके तदारुक के लिए कि हमको आइन हक़ देता है कि जुडिशरी है आपके पास, इंसाफ देने के लिए जुडिशरी। कितने हम आप अगर बाबरी का मस्जिद का हमें फ़ैसला इंसाफ क़ानूनी तरीक़े से करते तो आज हम ये दिन देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हमने जज्बात से काम लिया, हर चीज़ जज्बात से काम लेते हैं तो आपको इंसाफ नहीं मिलेगा। आखिर में सर, 2024 के जो इलेक्शंस हैं उसके नताइज से क्या आप उम्मीद रखते हैं? देखिए, आज जो मुल्क में एक माहौल है और लोग सोचने पे मजबूर हो गए हैं कि तब्दीली ज़रूरत है, मगर वाज़े नहीं दिखता कि आप वो कोई बोल नहीं रहा है। एक ऐसी हुकूमत है जहाँ डर है, डरा के हुकूमत चलाना चाहते हैं या वोट को बटोरना चाहते हैं, इसलिए लोगों की आवाज़ खुल के नहीं आ रही है, मगर आवाज़ शुरू हो गई है। कहीं ना कहीं एक साइलेंट रेवोल्यूशन होने वाला है, नताइज बहुत जल्द बरामद होंगे। कहीं ना कहीं एक रेवोल्यूशनरी एक्ट जो होने वाला है, मुझे ऐसा लगता है कि खामोश रेवोल्यूशन है। अब देखिए इसमें कैसा तूफान आया। सर, चूँकि क़ियादत की बातें हुई, लेकिन नौजवान क़ियादत को आगे बढ़ने के लिए उमूमी तौर पर टांगें खींचने की जो रिवायतें हैं वो ख़त्म नहीं हो पा रही हैं। एक मुस्तकिल लाए अमल क्या होना चाहिए? देखिए, ये बात तो हम लोगों ने अभी इसी बात पे गुफ्तगू हो रही थी। हमको एक नया लीडरशिप को उभारने के लिए ज़रूरी है कि अपने इख्तिलाफ़ात को ख़त्म करें, अपने वजूद को कायम करें। मैं इस बार इस बात का एहसास करता हूँ कि मुस्लिम क़यादत हो
या मुस्लिम की इंटीग्रिटी हो। मुस्लिम आज हिंदुस्तान में बिल्कुल तने तना आसमान के नीचे खड़ा है। उसमें कसूरवार सियासी पार्टियां तो हैं, लेकिन हकीकत में मुसलमान खुद उसका जिम्मेदार है। हर कौम अपने कायद को बढ़ाती है और हम जो हैं वो अपने कायद को नहीं बढ़ाते। आप अंदाज़ा करिए, आप सोच सकते हैं मौजूदा निज़ाम में कि आपका कोई चीफ मिनिस्टर बन सकता है? ये तस्वुर हो सकता है? आपके यहाँ कोई होम मिनिस्टर बन सकता है? वो इस वजह से नहीं कि हमने अपने कायद की इज्जत ही नहीं करी है, अपने कायद के ऐब ढूंढे। अगर कायद को इस बात का एहसास हो कि उसके पीछे उसकी कौम खड़ी है तो उसकी जमात भी उसकी अहमियत मानेगी। मैं तो यूपी से आता हूँ तो इसलिए बता रहा हूँ आपको। 2014 से पहले समाजवादी पार्टी के एक बहुत बड़े लीडर थे आज़म खां। मुलायम सिंह उनको हेलीकॉप्टर देते थे कि जाओ मुसलमानों का वोट लेके आओ। 14 के बाद जो मिजाज बना और मुसलमान बिखरा अपने वोटों को बिटाल के कांग्रेस की मुखालफत में, कोई किसी की मुखालफत में, तो 19 के और 17 के इलेक्शन में मुलायम सिंह ने और उनके बेटे ने आज़म खां को साइकिल भी नहीं दी, बिल्कुल स्टेज पे नहीं बिठाला। उन्हें मालूम था कि जाएगा कहाँ, ये किसकी गलती है? तो हमारी जो क़यादत है वो उस क़यादत ने भी कभी गौर नहीं किया कि नई क़यादत को सामने लाया जाए। इसमें भी कहीं ना कहीं कमी नज़र आई। अगर हमने लियाकत अली ख़ान की क़यादत समझ ली, वो मुनाज़ात की क़यादत को समझ लिया होता तो ये दिन देखने पड़ते। जब उस वक्त के गैर लोग नहीं समझ सके, वो बार बार ये कहते रहे कि मज़हब के नाम पे जो तुम तकसीम कर रहे हो, ता हयात तुम्हें हिंदू तासुब झेलना पड़ेगा। आप झेल रहे हैं नहीं झेल रहे हैं? आप मुझे बताएं कि आप अपनी हैसियत का अंदाज़ा करें। पिछले 100 साल में हिंदुस्तान नहीं दुनिया में कोई आदमी निकला आपके पास जिसके लिए आप कह सकें कि इसने नोबेल प्राइज़ पाया था, ये एक बेहतरीन ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट था, ये साइंटिस्ट था? कहाँ हैं हम? जब तक अपना तज़किया आप नहीं करेंगे, जिस मोहल्ले में रहते हैं उस मोहल्ले में आप तज़किया कीजिए। अब मुश्किल ये है कि आज के दौर में ये जो इलेक्शन आ रहा है, जिसकी वजह से हमारे ऐसे लोग भी आपके बीच आए हैं, उसकी सिर्फ वजह यह है कि ये आखिरी इलेक्शन है। और अगर इस इलेक्शन में भी आप बट गए और आपने मौका दिया उन लोगों को जो इस उनके आइन को बचाना चाहते हैं, उनके साथ अगर आप नहीं खड़े हुए, तो ये तो हो सकता है कि मोदी बने, योगी बने, गर्दनें आपकी कटेंगी। तो आम चेहरा तो इस मैदान में एक वोटर के तौर पर आ सकता है, लेकिन जो लीडरशिप हमारी है वो लीडरशिप की क्या जिम्मेदारी रहेगी? मैंने अभी अपनी बात पर रखी थी आपके सामने, भी इसी बात के लिए कहा था कि हमने हमेशा जब काम किया तो क्रेडिट नहीं लिया। इस बार हम क्रेडिट लेंगे। हम कम से कम यूपी के बारे में कह सकते हैं, यूपी में जो पख्ता पलटेगा उसमें मेरी कौम का सबसे बड़ा हाथ है। और 4 जून को मैं खड़े ऐलान से ये कहूँगा कि हमारी वजह से इस मुल्क का आइन बचा। इस तहरीक में हिंदुस्तान के हर शहरी को शामिल करना पसंद करें? हर शहरी को जिसने भी इसको बचाया है, लेकिन उसमें बहुत बड़ी जिम्मेदारी आज मैं यूपी में ये देख रहा हूँ, जितनी कौमें हैं, जाट बटा हुआ है, ठाकुर बटा हुआ है, गुजर बटा हुआ है, जो यूपी की कौमें हैं, मैं उसके बारे में बता रहा हूँ आपको, सब बटे हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह एक आवाज़ ऐसी गई है कि मुसलमान, मेरे ख़्याल से जिस तरह से पहली पोलिंग हुई है और दूसरी पोलिंग अगर हो गई तो 7वीं पोलिंग तक यूपी में बिल्कुल अचंभे क्लब इलेक्शन। तो शहरिया ने कर्नाटक को क्या पैगाम रहेगा? इसलिए कि 28 हल्कों में सिर्फ एक मुस्लिम उम्मीदवार को मैदान में उतारा गया है और उम्मीद है कि आपकी नियाबत करते हुए इंशाल्लाह वो आवाज़ ऐवान में गूंजेगी। कर्नाटका ने ही तो हमें ज़िंदगी देने का सहारा दिया। आपने जो पिछली बार कारनामा किया उससे हौसला बढ़ा, तो कर्नाटका को कोई कैसे भूल जाएगा? क्या पैगाम रहेगा? मैं समझता हूँ कि कर्नाटका के जो गयूर मुसलमान हैं और गयूर आवाम है, उसने जो जन्नातेदार तमाचा लगाया था
वही नुस्खा लेके हम नॉर्थ में घूम रहे हैं, उसी नुस्खे के तहत। पीएम मोदी साहब कल यहाँ पर आए थे, जी कल बेंगलुरु आए थे, तो एक तरफ से उन्होंने जो है कम्युनल कार्ड खेलने की कोशिश की, चंद एक वाकयात के का इशारा करते हुए कहा कि क्या आप ऐसी पार्टी को लाना चाहते हैं पावर में। चंद एक इंसिडेंट यहाँ पर कर्नाटक में। देखिए, बौखलाया हुआ आदमी है वो इसी तरह की तो बातें करेंगे। उनके पास है क्या जवाब? तो उन्हें ये देना चाहिए था कि हमने 10 साल में ये कर दिया। तो वो तो उनके पास जवाब नहीं है। वो ये जो इस तरह के बयानात है, ये घबराहट बता रहे हैं। इसको इस अंदाज से लीजिए, इस अंदाज से मत लीजिए कि हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। भाई एक गैर पढ़ा लिखा आदमी इस मुल्क में काबिज हो गया है, तो वो किस तरह की बातें करेगा? आप मुझे बताइए, अपोजिशन में मैं पार्टी का मेंबर नहीं हूँ, जैसा भी रहमान भाई ने कहा। हाँ, कांग्रेसी हूँ दिल से, मेरे माँ बाप भी कांग्रेसी रहे, लेकिन मैं आइडियोलॉजी को मानता हूँ। कांग्रेस की आइडियोलॉजी जो जो कमज़ोर होती गई, हमारी हैसियत भी गिरती गई और पार्टी भी गिरती गई। हमारी ऐसे लोगों की कोशिश ये है कि कांग्रेस अपनी आइडियोलॉजी पर खड़ी हो, और वो मैं आज राहुल गांधी को देख रहा हूँ। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा हो या न्याय यात्रा हो, क्या ये असर अंगेज और नतीजा खेज साबित होंगे? अगर नहीं होंगे तो बदनसीबी है। वो तो खुल के ये बात कर रहा है। मैं उस पार्टी का मेंबर न होकर भी आपसे कह रहा हूँ कि मुझे जवाहरलाल नेहरू की शक्ल दिखाई पड़ती है। मुझे शिकायत कांग्रेस पार्टी से क्यों हो जाती है, जब कांग्रेस पार्टी से ये कहा जाता है कि ये जनेऊधारी ब्राह्मण है। तो मैंने मुखालफत करी कि भाई ये कैसे हो गए, क्रिश्चियन माँ, पारसी बाप, कहाँ से ब्राह्मण हो गए? कांग्रेसी हमसे खफा हो गए। तो हमने यही कहा कि क्या ज़रूरत है राहुल गांधी को बताने के लिए कि उसकी रगों में खून किसका दौड़ रहा है? जवाहरलाल नेहरू का खून दौड़ रहा है, उसकी रगों में राजीव गांधी का खून दौड़ रहा है, उसकी रगों में उसकी माँ ऐसी शरीफ औरत, उसका खून दौड़ रहा है। हम उसी से तवक्को कर सकते हैं। तो ये स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। इसके बाद 24 में सरकार बदलने के बाद आपको, मुस्लिम कौम को इस सेकुलर फैब्रिक को बनाने के लिए और मजबूती से खड़ा होना पड़ेगा। आप 4 दिसंबर के जून के बाद आपकी जिम्मेदारी ख़त्म नहीं है। आपके जो लोग जीत के जाएं उनके पीछे खड़े रहिए और उनसे कहिए हम यहाँ चांद सितारे मांगने नहीं आए थे, हमने उसकी तमन्ना नहीं की थी। हम यहाँ इज्जत के साथ अपने भाइयों के पास बैठने आए थे। हम आज यहाँ साबित भी करना है कि और आज हम यहाँ कहाँ बैठे हैं? अपने ही दर पे गुनहगारों की तरह बैठे हैं। तो हिम्मत मत हारिए, डरिए मत, हक लीजिए जिसका आइन ने आपको वक्त दिया है। हमने कभी भी, रहमान भाई माइनॉरिटी के मिनिस्टर थे, हमने ये नहीं कहा कि आप हमें माइनॉरिटी मुसलमान के नाम पे वोट दे दी, रिजर्वेशन दे दीजिए। हमने सिर्फ ये कहा कि अगर मुसलमान बैकवर्ड है तो एज ए बैकवर्ड मुस्लिम को वोट दे दीजिए। हम तो ये समझते हैं कि पूरी मुस्लिम कौम ही बैकवर्ड है। कोशिश की जाए कि मुसलमान को ये फाइनेंशियली, एजुकेशनली, अदरवाइज हम बैकवर्ड हैं, सबसे पीछे हैं। रहमान भाई ने एक बात कही ना कि वो क़ुव्वत बन जाइए कि स्वामी आपके पास आए, तो वो तरीक़ाकार है।